अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ गज़ाल और मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार खान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। नाजरीन, बांग्लादेश की सड़कों पे उनकी आवाम का, उनके स्टूडेंट्स का जो सैलाबी रेला कोटा सिस्टम से शुरू हुआ था, वो बढ़ते बढ़ते अवामी लीग के 15 साल इक़्तिदार को भी बहा के ले गया। 300 से ज़्यादा बांग्लादेशियों ने, स्टूडेंट्स ने अपनी जान की बाजी हारी। शेख हसीना वाजिद जो थी, मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गई, उड़ के भारत चली गई और मामला अभी भी सेटल नहीं हुआ। और इन्हीं तमाम चीज़ों के नाम आज की हमारी पॉडकास्ट। अब कल होता कुछ यूं है कि 10 बजे कॉल दी जाती है लॉन्ग मार्च की ढाका की जानिब। 11:30 बजे तमाम हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे आ जाते हैं। पुलिस रोकने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। झड़प स्टार्ट होती है जब छात्रा लीग, जो अवामी लीग के स्टूडेंट विंग है, वो सड़कों पे आते हैं और इनके आपस में झड़प होती है। मजीद 6-7 लोग अपनी जान की बाजी हार बैठते हैं। 1 बजे फौज के जो चीफ हैं, वो शेख हसीना वाजिद को 45 मिनट का अल्टीमेटम देते हैं कि तुम्हारे पास 45 मिनट हैं, रिज़ाइन कर दो, मुल्क से भाग जाओ। 2 बजे शेख हसीना आराम से अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के इंडिया चली जाती हैं, लैंड कर जाती हैं और वो फिर जो बांग्लादेशी अवाम जश्न मनाती है, पीएम हाउस में घुस जाते हैं, चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू जो है उसको तोड़ दिया जाता है, जूतों के हार पहनाए जाते हैं। खैर, मामला अभी भी यहाँ पे सेटल नहीं होता क्योंकि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके, वो कहते हैं जी कि हम अबूरी गवर्नमेंट बनाएंगे, मेजॉरिटी आर्मी की होगी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर हम बनाएंगे। जबकि स्टूडेंट जितने भी हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, वो कहते हैं कि हमें सदारती या आर्मी की हुकूमत जो है वो नामंजूर है। हम चाहते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ विनर थे हमारे मोहम्मद यूनुस साहब, वो गवर्नमेंट बनाएं और जो सारा का सारा गवर्नमेंट का ढांचा है, स्केलेटन है, वो भी हम पेश करेंगे। तो अब देखना ये है कि ये केओटिक सिचुएशन कब तक बरकरार रहती है। क्या ये एक एंड हो चुका है इस सिचुएशन का या अभी भी आगे और मजीद पहलू खुलेंगे? तो अब्दुल सत्तार साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कल के सारे वाक़ये को आप किस तरह देखते हैं? कल के सारे वाक़ये को देखने से पहले ये देखो, ये जो आर्मी चीफ है, इसका नाम क्या है? वाक़िरुज़्ज़मान। वकीरुज़्ज़मान, क्योंकि नामों का थोड़ा-सा ना कन्फ्यूजन प्रोनाउंसिएशन ऊपर रहता है। नीचे हो आप जाती है, प्रोनाउंस डायलेक्ट अलग हो करते जाता हुए है। कोई आपको सुन ले, वो कहेगा वकीरुर रहमान था, आपने वकीरुज़्ज़मान था, आपने वकारुज़ कह दिया। ये साहब जो आर्मी चीफ है, ये 23 जून को इन्होंने अस्यूम किया था एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑफिस, 23 जून को। ठीक है। विद इन अ मंथ और सो बांग्लादेश में हसीना वाजिद जो कर रही थी, उसे करना नहीं चाहिए था। वो जुल्म ढा रही थी, जमहूरियत का जुल्म जमहूरी लोगों पे डाल रही 15 साल की डिक्टेटरशिप तो कह सकते हैं हम थी। इसको। मैं जो बात कर रहा हूँ, जरा उस पर गौर करो कर रहा हूँ। कि फौज आर्मी चीफ 23 जून को आता है नया, और 1-1.5 महीने बाद वो बड़े आराम से आकर हसीना वाजिद को कहता है कि मोहतरमा, आप तशरीफ ले जाएं, हमारा C-130 है, वो आपको इंडिया पहुंचा देगा। C-130 में आखिरी सफ़र जनरल ज़िया-उल-हक ने भी किया था, वो आखिरी सफ़र था। तो C-130 में भेजा गया। अब उसके बाद वो ऐलान करते हैं कि जी वो शहाबुद्दीन साहब हैं, उनके सदर मुमलिकत बांग्लादेश के। पार्लियामेंट ख़त्म, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। इंटरिम गवर्नमेंट का जो अंदिया है बड़ा पब्लिकली वाज़े तौर पर टीवी पे आके, जैसे मैं और आप टीवी स्क्रीन पे नहीं आते, ठीक है। किसी का दिल कर रहा होता सुने कोई ना सुने, अब मजबूर तो नहीं कर सकते, लेकिन आर्मी चीफ का बांग्लादेश में ऐसी सूरत हाल में टीवी पे आना, तो जो आंखें बंद होती ना 1.5-2 साल से 3 साल से, वो भी खुल जाती हैं, उसको देख रही होती हैं। वो कह रहा था कि इंटरिम गवर्नमेंट और पार्लियामेंट शहाबुद्दीन डिसॉल्व कर देते हैं। फिर उसके बाद शेख हसीना की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल राइवल रही है ना, बैटल ऑफ बेगम्स कहा जाता है। एक तरफ बेगम हसीना वाजिद, दूसरी तरफ बेगम खालदा ज़िया। बिल्कुल। बेगम खालदा ज़िया 2018 से अंदर है और अब उसको रिहा कर दिया जाता। उसकी जो पार्टी है नेशनलिस्ट पार्टी, उसको रिहा कर दिया जाता है। फिर वो एक जातिया पार्टी है। जातिया पार्टी किसकी पार्टी है? जो जनरल इरशाद ने, जो एक डिक्टेटर था जिसने गवर्नमेंट तख्ता उल्टा था और बांग्लादेश पे गवर्नमेंट पे कब्जा कर लिया था, उसकी जमात के लोगों के साथ
जमात इस्लामी के लोग भी थे, नेशनलिस्ट पार्टी के लोग भी थे, जातीय पार्टी के भी लोग थे। इन्होंने मीटिंग की। उस मीटिंग में अटेंड कौन कर रहा है? उस मीटिंग को चीफ, आर्मी चीफ वकार जमा, और नेवल और एयरफोर्स के चीफ भी उस मीटिंग में है। और फैसला क्या हो रहा है? इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और फिर ये कोई पता नहीं इंटरिम गवर्नमेंट कितने अरसे के लिए बनती है लेकिन ये पार्टियां होंगी। अब जरा वकारुज़्ज़मान से पूछा जाए कि यार हसीना वाजिद ने बहुत जुल्म किए, अवामी लीग के खिलाफ हो गए लोग, शेख मुजीब रहमान का स्टैचू, फादर ऑफ द नेशन का स्टैचू, फादर ऑफ द नेशन से भी नफरत होने लगी लोगों को। अजीब सी बात है। कैसी कौम है? कल तक मैं इनकी तारीफ कर रहा था कि बड़े मैच्योर हैं, लेकिन ये मैच्योरिटी नहीं होती कि आप फादर ऑफ द नेशन का स्टैचू गिरा दें। अंडरस्टैंडेबल। ये नहीं होती। उसकी बेटी के साथ नफरत है, ठीक है, आपने उसके घर तक, जहां वो घर जो शेख मुजीबुर रहमान का घर था, आपने वो घर भी नहीं छोड़ा। चलो हसीनाबाजी के घर में घुस गए, चलो समझ आती है, आपको गुस्सा था। अब वो अवामी लीग वो कहाँ जाएगी? वो भी एक सियासी हकीकत है, इंतखाबी हकीकत है बांग्लादेश की। उस जुल्म करी हुकूमत उसकी है। ये जिस खत्ते में हमारी मुल्क हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश आता है, हम लोग ऐसे ही होते हैं। हुकूमत में आते हैं, जमहूरियत के नाम पे आते हैं, वोट हमें पढ़ते हैं, लेकिन जब हम हुक्मरान बनते हैं ना, तो बिल्कुल एक डिक्टेटर नहीं होता, फौजी डिक्टेटर, उस तरह की हमारी तबीयत हो जाती है। अब वहाँ पे फौज को एक बड़ा फ्री हैंड मिला हुआ है, ऐसा ही फ्री हैंड जो 1977 में पाकिस्तान आर्मी को मिला था, और जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलट दिया था। क्यों? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक चल रही थी, उससे फ़ायदा उठा के अगले कहेंगे जी ये करे, और सारे फिर तारीफ़ें करते हैं। लेकिन फिर अब्दुल सत्तार साहब, हमने ये भी तो सुना ना, अफवाहें भी आ रही हैं कि स्टूडेंट्स का अगला टारगेट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनके वकारुज़्ज़मा है। ये जब तक होता नहीं तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल ये हुआ है कि आर्मी चीफ ने वकारुज़्ज़मान, इसके जो ससुर थे ना, मुस्तफ़ीज़ुर रहमान, मैंने अपना प्रोफेसर मुकद्दस नहीं उसको कहा था ज़रा ये देना नाम, इसके ससुर भी आज के जो आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, इनके ससुर भी आर्मी चीफ थे बांग्लादेश के। ये 1997 के करीब की बात है, और उस वक्त काफ़ी ताल्लुकात रहे हैं इनके हसीना वाजिद के साथ, इनके ससुर के भी और ख़ुद इनके भी। बिल्कुल। जब ये कैरियर जब इनका चल रहा था, आर्मी चीफ नहीं बने थे, उस कैरियर में कुछ पोस्टिंग इनके पास ऐसी आई थी जिसमें ये हसीना वाजिद के बड़ा क्लोजली लिंक्ड, जैसे कहते हैं क्लोजली लिंक्ड, क्लोजली वर्कड, उस पोजीशन पर रहा ये बंदा। अब आगे उसने उसको कहा कि जी अवाम तो तेरे खिलाफ है और तू तो बहुत बेहुदा हरकत कर रही है। मुझे एक सिंपल सा एक बात का जवाब चाहिए। इस 5 साल के अरसे में 4 ममालिक ऐसे हैं जहां लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट पैलेस, प्रेसिडेंशियल पैलेस होता है, सदारती महल होता है, उसमें घुस जाते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, घुसते कैसे? सिक्योरिटी कहाँ होती है? श्रीलंका का राजा पक्से था, लेकिन जब इतने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तब। अबे श्रीलंका में राजा पक्से था, जब श्रीलंका के लोग उतर गए, जब गुर्बत आ गई, जब अंडे नहीं मिल रहे थे। श्रीलंका की गुर्बत को ताबीर किया जाता कि अंडा नहीं मिल रहा। वो भूखे लोग जब भागते हैं प्रेसिडेंट ससुराल सदारती महल की तरफ, राजा पक्से भाग चुका होता है, वो राजा पक्से घर में घुसते हैं, सदारती महल में घुसते हैं, ठीक है, अपना कथारसिस भी करते हैं। कोई बेड पे सो रहा है, कोई वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है, कोई उस तमाम कुर्सियों में बैठ रहे हैं लोग जहाँ पे राजा पक्सा और उसकी फैमिली बैठती थी। ठीक है, ठीक है। यही हाल इराक में होता है कि इराकी सदर जब रिजाइन करता है तो लोग सदारती महल में घुस जाते हैं। यही अफगानिस्तान में हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान में थोड़ा फर्क था। अफगानिस्तान में जब तालिबान आए हैं, अशरफ गनी सदर अफगानिस्तान भाग चुके हुए थे, लेकिन जब तालिबान आए थे तो उनके साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल से, क्योंकि वो बाकायदा नेगोशिएशन करके, एग्रीमेंट करके अमेरिका के साथ वो आए थे। वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे सदारती महल में, उन्होंने सेल्फीज भी खिंचवाई थी तालिबान के साथ। वो अलग बात है कि तालिबान ने बाद में कुछ ऐसी हरकतें की जो लोगों को बताना चाह रहे थे कि देखो कब्जा इनू कहते हैं। ये हुआ। फिर यहाँ पर क्या हुआ?
यहाँ पर हुआ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। जब तक उसकी धांधली नहीं साबित हो जाती हम ये नहीं कह सकते कि जी इलेक्शन में गड़बड़ करके आई है। धांधली को साबित करना पड़ता है, कहना नहीं पड़ता। धांधली साबित करना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है। दुनिया में मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है धांधली साबित नहीं, जैसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म अदालत में साबित करना, साबित हो गई, वो नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं कि इलेक्शन हमेशा साफ और शफाफ होना चाहिए, ताकि अगर धांधली हो गई तो फाड़ दे लो।